हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। बच्चों, आई होप आप सबकी 10th बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से फुल स्विंग में चल रही होगी। हेयर ऑन द बिहाफ ऑफ आरजी एकेडमी की तरफ से मैं गिरीश मेघराजानी आपको असिस्ट करूंगा, गाइड करूंगा इन योर प्रिपरेशन विद द सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। वी विल कवर ऑल द 4 पोर्शंस ऑफ सोशल साइंस: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। टू स्टार्ट विथ, वी विल स्टार्ट with the first chapter of civics, that is power sharing। ये हम चैप्टर with all the important questions and content एक ही शॉर्ट में कवर करेंगे। इसको 5 चैप्टर है बच्चों आपके सिविक्स से। फर्स्ट पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जनरल रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं आज इस फर्स्ट चैप्टर से सिविक्स के, दैट इज पावर शेयरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे द इंट्रोडक्शन। क्या है पावर शेयरिंग, क्यों करनी चाहिए पावर शेयर? ठीक है, ये मतलब पावर शेयरिंग देखो बच्चों है क्या ऐसा कि हर कंट्री के अंदर डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं। डाइवर्स ग्रुप्स मतलब अलग अलग ग्रुप्स होंगे, रिलीजियस बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो जो जिसका नंबर ज्यादा है वो हो जाएगा मेजोरिटी ग्रुप, और जिनका नंबर कम है वो हो जाएंगे माइनॉरिटी ग्रुप्स। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो रिलीजियस बेसिस पे बात करें पूरे कंट्री की ओवरऑल, तो हिंदूज दे आर इन मेजोरिटी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन दे आर इन माइनॉरिटी। आप तमिलनाडु जाएंगे तो लैंग्वेज बेसिस पे तमिल कम्युनिटी दे आर इन मेजोरिटी। ठीक है, आप महाराष्ट्र जाएंगे तो लैंग्वेज बेसिस पे मराठी कम्युनिटी दे आर इन मेजोरिटी। बाकी जो ग्रुप्स हो जाएंगे वो माइनॉरिटी ग्रुप्स हो जाएंगे। तो करंट टाइम में बच्चों कोई कंट्री ऐसा है नहीं जो पूरी तरह से होमोजीनियस हो, यानी यहां पे सारे के सारे लोग एक जैसे ही हो। डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, और इसीलिए कई यहां पे क्वेश्चन रेज होता है ऑफ शेयरिंग द पावर कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी जो ग्रुप्स हैं उनको इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए टू द रिसोर्सेस, टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहां पे द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड एज ऑपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। ठीक है, इन डेमोक्रेसी एवरीवन हैज अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। सिटीजंस फर्स्ट फंडामेंटल राइट है बच्चों हमारा, राइट टू इक्वलिटी, जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 कवर करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो यही बोल रहा है कि एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वल इन डेमोक्रेसी। सबको, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटी, नॉट ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। यहां पर मेजोरिटी कम्युनिटी को वर्क करना है माइनॉरिटी कम्युनिटीज के साथ। सो डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटी। तो पावर शेयर करनी चाहिए। यहां पे हम देखेंगे बाय द केस ऑफ बेल्जियम कि वहां पर जब उन्होंने पावर शेयर किया तो उनको क्या बेनिफिट हुए, एंड बाय द केस ऑफ श्रीलंका कि अगर उन्होंने पावर नहीं शेयर किया तो उनको क्या क्या वहां पे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े थे। ये बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, क्या होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों इसमें आता है आपका द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। ये बच्चों एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज एथनिक। एथनिक वर्ड का मीनिंग है बच्चों सोशल डिवीजन। The word ethnic means social division based on shared culture। जो वर्ड आपका लिखा हुआ है ethnic composition of Belgium, so the word ethnic means social division based on shared culture। People belonging to the same ethnic group, they believe in their common descent, मतलब एक जैसा ओरिजिन है, वो ऐसा मानते हैं, बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और ऑफ कल्चर और ऑफ बोथ। मतलब सेम एथनिक ग्रुप को बिलोंग करने वाले लोग मानते हैं दैट दे हैव द कॉमन डिसेंट, यानी एक ही ओरिजिन है, क्योंकि सिमिलरिटीज हैं फिजिकल अपीयरेंस में या कल्चर में या दोनों के अंदर। दे माइट नीड नॉट हैव द सेम रिलीजन और नेशनलिटी। नेशनलिटी की बात करें अगर हम, तो जैसे हिंदूज इंडिया के अंदर दिवाली सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं ब्रिटेन में, वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं यूएस के अंदर। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बाकी मोर और लेस सब सेम रहता है। तो यानी दे बिलीव कि हमारा सेम ओरिजिन है, सेम डिसेंट है। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रख लेना, एथनिक मींस सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन अ शेयर्ड कल्चर। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, दे बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट, उनका लगता है उनका कॉमन ओरिजिन है, बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप or of culture or both। they might need not have the same religion or same nationality। तो छोटा सा कंट्री है बच्चों
यूरोप का स्मॉल कंट्री इन बेल्जियम, इन यूरोप, दैट इज बेल्जियम। इसकी जो बॉर्डर्स लगती हैं बच्चों, ये ध्यान रख लेना, 4 कंट्रीज का नेम है, इसकी बॉर्डर्स है। नेदरलैंड्स, यानी कि जो एक तरह से हॉलैंड था, पीपल ऑफ नेदरलैंड, दे आर कॉल्ड डच, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर्स विथ नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ये अपन को अच्छे से ध्यान रखना है, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब हम इसका पढ़ेंगे एथनिक कॉम्पोजिशन, तो आपका डच पीपल का आएगा, दैट इज द पीपल ऑफ नेदरलैंड, फ्रेंच पीपल का आएगा, जर्मन पीपल का आएगा, लग्जमबर्ग नहीं आएगा उसमें। लेकिन हमको ध्यान रखना है कि ये बॉर्डर लग्जमबर्ग के साथ भी शेयर करता है। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, छोटा सा कंट्री है यूरोप का, हाफ ऑफ दैट ऑफ हरियाणा, इसकी पॉपुलेशन हाफ ऑफ दैट ऑफ हरियाणा। ये जो ब्रॉडली डिवाइडेड है बच्चों, इसके नॉर्थ में है फ्लेमिश रीजन, जहां पे रहते हैं डच स्पीकिंग पीपल। 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड दे स्पीक डच लैंग्वेज। नॉर्थ में है बच्चों, ये ध्यान रख लेना। फिर साउथ के अंदर है इसका वेलून रीजन, ठीक है। 40% पीपल दे लिव इन द वेलोनिया रीजन, वेलून रीजन, एंड दे स्पीक फ्रेंच, ठीक है। अब कंफ्यूजन हो जाता है, 1% जर्मन है, इधर ये ईस्ट, इधर आप देखेंगे ईस्ट की तरफ ये जो ऐसे मार्किंग की हुई है, दे आर द जर्मन स्पीकिंग 1%। 59% डच स्पीकिंग लिविंग इन द फ्लेमिश रीजन, ठीक है। 40%, 59% अगर हम इसमें बोलेंगे डच लिविंग इन द फ्लेमिश रीजन, 40% फ्रेंच लिविंग इन द वेलोनिया रीजन, ये वेलोनिया वाले रीजन में रहते हैं यहां पे, और 1% है यहां पर आपके जर्मन। अच्छा, कंफ्यूज हो जाते हैं कि डच फ्लेमिश में रहते हैं कि वेलून में रहते हैं, कि फ्रेंच वेलून में रहते हैं कि फ्लेमिश में रहते हैं। अब कैसे ये कंफ्यूजन दूर होगा? तो देखो बच्चों, 2 एफ जो हैं, ध्यान रखने के लिए यह कंफ्यूजन हो जाता है, 2 एफ एक साथ नहीं आएंगे। अगर फ्रेंच है तो रीजन कौन सा हो जाएगा? वेलून। अगर फ्लेमिश रीजन है तो ग्रुप कौन सा हो जाएगा? लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन सा हो जाएगा? डच हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 एफ है ये एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर एथनिक कॉम्पोजिशन पूछेंगे बेल्जियम का, तो आपको बताना है ये वाला फ्लेमिश रीजन का बताना है, वेलून रीजन का बताना है, जर्मन वाला बताना है। और इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात आएगी आपकी कि इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, देखो किसी भी कंट्री का जो पावर सेंटर होता है, किसी भी कंट्री का जो पावर सेंटर रहेगा वो रहेगा उसका कैपिटल। इंडिया का पावर सेंटर बोलेंगे तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। स्टेट में अगर हम राजस्थान का पावर सेंटर बोलेंगे तो जयपुर हो जाएगा, ठीक है। और खासकर जब कंट्री बेल्जियम जैसा छोटा हो तो वहां पर, छोटा सा कंट्री है, पावर बहुत, मतलब जो कैपिटल है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन बेल्जियम में सिस्टम अलग है, यहां पर 80% पीपल दे स्पीक फ्रेंच एंड 20% डच स्पीकिंग है। 80% कैसे हैं बच्चों? फ्रेंच स्पीकिंग। कंट्री के अंदर जब हम ओवरऑल देखते हैं तो डच मेजोरिटी में 59%, फ्रेंच जो है 40% है। लेकिन जब हम जब कैपिटल सिटी की तरफ जाते हैं, ब्रुसेल्स की तरफ जाते हैं, तो वहां पर सिनेरियो ऐसा है कि जो फ्रेंच है 80% है और जो डच स्पीकिंग पीपल है दे आर द 20%। तो अब हुआ क्या बच्चों इससे कि जब इस तरह से हुआ तो जो डेवलपमेंट हुआ मेन वो हो गया फ्रेंच कम्युनिटी का। डेवलपमेंट मेन किसका हुआ? फ्रेंच कम्युनिटी का। जो डच स्पीकिंग पीपल थे दे लैग बिहाइंड इन द रेस ऑफ डेवलपमेंट, ये लोग डेवलपमेंट के रेस में पीछे रह गए। 1950s 60s अब इनके बीच में टेंशंस डेवलप होने स्टार्ट हुए। यहां पे देखो थोड़ा उल्टा चल रहा है, अगर आप कंट्री वाइज देखोगे तो डच मेजोरिटी में, लेकिन क्योंकि कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच मेजोरिटी में है, तो जो पूरा डेवलपमेंट वगैरह हुआ वो ज्यादा कौन सी कम्युनिटी का हो गया? फ्रेंच कम्युनिटी का। जो डच स्पीकिंग पीपल थे दे लैग बिहाइंड इन द रेस ऑफ डेवलपमेंट। ये था बच्चों किसका? दैट वाज द केस ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम ने क्या किया, आगे कैसे इस चीज को टैकल किया, वो हम आगे देखेंगे। अभी यहां पर अब हम दूसरा कंट्री लेते हैं, दैट इज श्रीलंका, ठीक है। इंडिया का नेबरिंग नेशन है, साउथ की तरफ आता है, तमिलनाडु के कोस्ट से आप आगे जाएंगे, श्रीलंका वहां पे आएगा। यहां पर बच्चों ये जो है
एरिया नॉर्थ एंड ईस्ट। यहां पर क्या आता है, श्रीलंका आइलैंड नेशन है, पॉपुलेशन अराउंड 2 करोड़, 2 करोड़ की इसकी पॉपुलेशन इक्वल टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। 2 करोड़ लोग हैं यहां पे, इक्वल टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। यहां पर बच्चों जो सिंहला स्पीकिंग, ये बीच में येलो वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा दे आर द सिंहला स्पीकिंग। सिंहला स्पीकिंग पीपल दे आर 74%। सिंहला स्पीकर्स कितने हैं बच्चों? 74% है। तमिल पीपल कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट। तमिल कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है बच्चों? इधर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ अगर आप देख रहे हैं, यहां पर ये जो ऑरेंज में इस तरह से आपको दिख रहा है, जहां पर तमिल स्पीकिंग पीपल है दे आर 18%। कितने हैं बच्चों? दे आर 18%। अब तमिल्स में फर्दर 2 सब ग्रुप्स हैं। 13% तो है आपके श्रीलंकन तमिल्स, यानी ओरिजिनली फ्रॉम द श्रीलंका, नेटिव ऑफ श्रीलंका, और 5% है आपके इसके अंदर इंडियन तमिल्स। 5 आर द इंडियन तमिल्स मोस्ट। अब ये तो एक था, ठीक है। अब इसके अंदर 7 मोस्ट ऑफ द ये जो है सिंहला स्पीकिंग दे आर बुद्धिस्ट। मोस्ट ऑफ द सिंहला स्पीकिंग कैसे है बच्चों? बुद्धिस्ट है। एक तो लैंग्वेज का हो गया, अब लैंग्वेज के अंदर भी लैंग्वेज ग्रुप्स के बाद, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बाद रिलीजन का भी इशू है। जो सिंहला स्पीकिंग है 74%, ज्यादातर उनमें से मोस्ट ऑफ देम दे आर बुद्धिस्ट, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स, जो तमिल्स हैं वो या तो हिंदूज हैं या मुस्लिम्स हैं, ठीक है। बुद्धिस्ट का नंबर नहीं है इसके अंदर। सच जो तमिल्स हैं या तो हिंदूज हैं या वो क्या है, मुस्लिम्स। प्रीवियसली कभी आपने पढ़ा होगा कि जो श्रीलंका में बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, ठीक है, वो अशोक ने, किंग अशोक जो थे, उन्होंने अपने सन और डॉटर को वहां भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को, टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में बुद्धिज्म मेजोरिटी रिलीजन बना, मेजोरिटी कम्युनिटी का रिलीजन बना। 74% ऑफ द सिंहला पीपल दे स्पीक, जो सिंहला बोल रहे हैं दे आर बुद्धिस्ट। और जो 18% है तमिल स्पीकिंग, वो फर्दर 2 में डिवाइडेड है। 18% में एक 13% हो गए श्रीलंकन और 5% हो गए यहां पे इंडियन। 74% है आपके यहां पर सिंहला स्पीकिंग, 18% तमिल। अब ये जो बच्चों रिमेनिंग एक उन्होंने और बताया 7% है क्रिश्चियंस। 7% क्या है बच्चों? क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल एंड सिंहला स्पीकिंग। 7% जो है वो है क्रिश्चियंस एंड दे आर बोथ तमिल स्पीकिंग एंड सिंहला स्पीकिंग। अब देखो बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, 74, 18, 92 प्लस 7, 99, ये 99% का बच्चों उन्होंने बताया है। कल को आपको एग्जाम में ध्यान नहीं रहा, एकदम से कोई ऑप्शन आ जाए, आप लिखें कि अरे नहीं 100% का पूरा होना चाहिए था। वहां पर बेल्जियम के केस में 100% बोला था, 59%, 40% एंड 1%। हमको एनसीईआरटी फॉलो करना है, एनसीईआरटी के ऊपर स्टिक रहना है। तो यहां पर जो इन्होंने बताया है 74% दे आर द सिंहला, 18% तमिल्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सबग्रुप्स, 13% श्रीलंकन तमिल्स, 5% इंडियन तमिल्स, 7% क्रिश्चियंस हु स्पीक बोथ द सिंहला एंड द तमिल लैंग्वेज। जो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, जो सिंहला स्पीकिंग है दे आर मोस्टली बुद्धिस्ट, और जो तमिल स्पीकिंग है दे आर हिंदूज और मुस्लिम्स, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें हम आगे देखते हैं। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, दे अडॉप्टेड द मेजोरिटेरियन मेजर्स। कैसे मेजर्स लिए बच्चों उन्होंने? मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिंहला सुप्रीमेसी, ठीक है। 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी श्रीलंका को। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए टू एस्टैब्लिश सिंहला सुप्रीमेसी। देखो इन्होंने क्या किया, 1956 में एक एक्ट पास किया टू रिकॉग्नाइज सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल, ठीक है। यानी मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या होता है, ऐसी पॉलिसीज यानी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज बनाई जाती है टू फेवर द मेजोरिटी कम्युनिटी। किसको फेवर करने के लिए? टू फेवर द मेजोरिटी कम्युनिटी। मोस्टली यही रहता है कि भाई मेजोरिटी कम्युनिटी के फेवर की पॉलिसीज बनाएंगे तो उनका वोट मिल जाएगा एंड वी विल बी एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। वो अपन आगे देखेंगे प्रूडेंशियलिज्म वगैरह में कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कि आपको लगे कि भाई मेजोरिटी कम्युनिटी के वोट्स मिल जाएंगे, एक बार मिलेंगे लेकिन बार बार नहीं मिलेंगे। वो बच्चों हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे प्रूडेंशियलिज्म में। तो अभी हम देखते हैं कि श्रीलंका ने क्या किया, इन्होंने मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए, दे फॉर्म द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग द मेजोरिटी कम्युनिटी, ठीक है। यानी गवर्नमेंट फॉर दैट फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स।
देखो, आप कहीं पे भी जाएंगे ना किसी कंट्री में, आपको दिक्कत सबसे ज्यादा क्या आएगी, क्या इशू आएगा? लैंग्वेज का। इंडिया में आप नॉर्मली बच्चे सबको इंग्लिश आती है, तो उनको यूरोप के कई सारे कंट्रीज में दिक्कत नहीं आएगी, यूएस वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हो सकता है चाइना में उनको इशू है क्योंकि चाइनीज नहीं आती। रशिया में हो सकता है उनको इशू आ जाए क्योंकि रशियन नहीं आती। मेन वहां पे भी चाइना रशिया के मेन सिटीज में चलो इंग्लिश में हो जाएगा काम। थोड़े अगर फार फ्लंग एरियाज में जाएंगे, दूर के एरियाज में जाएंगे, तो दे विल फेस प्रॉब्लम। चलो आजकल तो मोबाइल ऐप होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, आप उस समय की सोचो। यानी आप दूसरे कंट्री में, वाई डू यू हैव द फीलिंग ऑफ एलियनेशन? एलियन जैसा फील क्यों करते हैं? क्योंकि आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती। इंडिया में आप तमिलनाडु में चले जाएंगे तो चेन्नई वगैरह तो ठीक है, आप विलेजेस में जाएंगे तो वहां के लोगों को हिंदी नहीं आ रही होगी, आपको तमिल नहीं आती और हो सकता है अगर इंग्लिश भी नहीं आती उनको, तो हाउ वुड यू कम्युनिकेट? बट यहां पे इन्होंने क्या किया, 18% पॉपुलेशन जो थी तमिल स्पीकिंग, उनकी लैंग्वेज को ही डिस्कार्ड कर दिया। मतलब मान लीजिए अभी आप बैंक के अंदर जाते हैं तो आप हिंदी में भी भर सकते हैं, ठीक है, आप डीडी बनवा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया, अब मान लीजिए जिनको सहला नहीं आती तमिल स्पीकिंग को, ना तो वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, ना वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के, प्राइवेट जॉब्स से कैसे करेंगे? क्योंकि सारा वर्क तो कौन सी लैंग्वेज में हो रहा है? सियाना लैंग्वेज में हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि अपनी ही कंट्रीज में वो कैसे हो गए बच्चों, दे हैड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन, क्योंकि लैंग्वेज को कोई रिस्पेक्ट ही नहीं था, लैंग्वेज को कंसीडर नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये और कह दिया, द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, यानी सेक्युलर लाइन से भी वो डाइवर्ट हो गए कि स्टेट कौन से रिलीजन को प्रोटेक्ट करेगा, कौन से रिलीजन को आगे बढ़ाएगा? बुद्धिज्म। हमारे कंट्री में बच्चों प्रियम्बल के अंदर लिखा होता है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिख के आता है सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया, अपनी ही मतलब सिर्फ कौन से रिलीजन को आगे बढ़ाया जाएगा? बुद्धिज्म को। लैंग्वेज सिर्फ कौन सी है? सिहला, यानी तमिल्स। अब ये क्या करेंगे? सो दे लॉन्च्ड पॉलिटिकल पार्टीज, तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, सेल्फ रूल। ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ रूल। देखो, अगर मेजोरिटी कम्युनिटी बात करेगी पॉलिटिकल डोमिनेंस की, तो धीरे धीरे माइनॉरिटीज के माइंड में आने लग जाएगा, दे विल स्टार्ट डिमांडिंग अ सेपरेट यूनिट, अ सेपरेट स्टेट। अगर मेजोरिटी कम्युनिटी बात करती है किसकी? पॉलिटिकल डोमिनेंस की, तो माइनॉरिटी के क्या आएगा? इनसिक्योरिटी आएगी। फिर उनको लगेगा यहां पे तो हम हमेशा सेकेंडरी सिटीजन की तरह रहेंगे, मेजोरिटी हो रहा है यहां पे, तो दे विल स्टार्ट डिमांडिंग अ सेपरेट यूनिट, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने भी यही किया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया LTTE, वन ऑफ द डेडलीस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम 1980s में इन्होंने बनाया, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट ईलम, मतलब स्टेट, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, ठीक है। यानी कि द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। श्रीलंका में कंडीशन हुई बच्चों किसकी? कंडीशन ऑफ द सिविल वॉर। सिविल वॉर की कंडीशन हो गई। सिविल वॉर क्या होता है बच्चों? व्हेन देयर इज आर्म्ड स्ट्रगल, सिविल वॉर इज व्हेन देयर इज आर्म्ड स्ट्रगल बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज विद इन द कंट्री, ठीक है। जब आर्म्ड स्ट्रगल चल रहा है अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, या गवर्नमेंट और अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब कुछ लोग आर्म्ड स्ट्रगल करने लग जाते हैं और ये वाइड स्प्रेड हो जाए, सो दैट इज द कंडीशन ऑफ सिविल वॉर। LTT का फॉर्मेशन किया इन्होंने वी प्रभाकरन। कौन था बच्चों इनका लीडर? वी प्रभाकरन। हालांकि आपके इसमें नहीं है नेम वगैरह लीडर का, बट आपकी नॉलेज के लिए सबसे खास बात बच्चों, ही किल्ड आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। LTT लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, दे किल्ड आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। राजीव गांधी को उन्होंने इंडिया के अंदर सुसाइड बॉम्बर के थ्रू मार दिया था। आपने बॉलीवुड की कुछ मूवीज देखी होंगी, वेब सीरीज वगैरह देखी होंगी इसके ऊपर बेस कि राजीव गांधी वॉज किल्ड, क्योंकि राजीव गांधी ने पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंकन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर। श्रीलंका के अंदर पीस कीपिंग फोर्स उन्होंने भेजी थी कि वहां पे ये जो सिविल वॉर चल रहा है उसको हैंडल किया जा सके, इसका रिवेंज लेते हुए। LTT इन्होंने अपनी भी कंट्री के प्रेसिडेंट वगैरह को मारा,
ठीक है, ये जो सुसाइड बॉम्बिंग अभी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे पहले स्टार्ट एलटीटी का किया हुआ है। और इनफैक्ट और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आईसिस हुआ, अलकायदा, इन्होंने भी ऐसा किसी कंट्री के हेड्स को इतना नहीं मारा, इतना किल नहीं किया है जितना किसने किया है, एलटीटी ने। वन ऑफ द डेडलीस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बाद में विद द डेथ ऑफ प्रभाकरन ये सिविल वॉर जाके क्या हुआ था बच्चों, एंड हुआ था। तो यानी कि श्रीलंका में आपने देखा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने दे अडॉप्टेड मेजोरिटेरियन मेजर्स लिए, दे फॉर्म द प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग द मेजोरिटी कम्युनिटी। ऐसी पॉलिसीज बनाई जो किसको फेवर कर रही है, मेजोरिटी कम्युनिटी को। अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इन सिविल वॉर। अल्टीमेट रिजल्ट इसका क्या होता है बच्चों, सिविल वॉर, आर्म्ड स्ट्रगल। वहां पे भी प्रेसिडेंट को मारा, यहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को और बहुत सारे पॉलिटिशियंस को। पूरी कंट्री में अनस्टेबिलिटी हो गई। क्या हो गई बच्चों, अनस्टेबिलिटी। डेवलपमेंट वाले आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, कि एसडीआई रैंकिंग में श्रीलंका इज हेड ऑफ इंडिया। सोचो अगर सिविल वॉर नहीं होता तो और श्रीलंका की कंडीशन कितनी बेटर होती। और एसडीआई रैंकिंग पॉपुलेशन वगैरह बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, पर उसमें आपने पढ़ा है कि एसडीआई रैंकिंग में श्रीलंका इंडिया से आगे है। अब सोचो अगर सिविल वॉर नहीं होता तो और कितना ये डेवलप हो सकता था। तो श्रीलंका की कंडीशन काफी खराब हुई। फॉर लॉन्ग दे फेस्ड द सिचुएशन ऑफ सिविल वॉर, क्योंकि सिंपल सा था, दे डिड नॉट शेयर द पावर। देखो इंडिया में भी बच्चों आपने पढ़ा होगा, इस बार नेशनलिज्म इंडिया में, इंडिया को भी जो इंडिपेंडेंस मिली दैट वाज एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन। इंडिपेंडेंस मिलती है एट द कॉस्ट ऑफ पार्टीशन। दो सेपरेट नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑब्वियस सी बात है, एक में हिंदू कम्युनिटी के लिए हिंदू मेजोरिटी हुई, दूसरा मुस्लिम मेजोरिटी, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। बट फिर ईस्ट पाकिस्तान 1971 के अंदर आपको पता है एक नया नेशन बना बांग्लादेश। अभी फिर बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारा प्रोटेस्ट, बहुत सारा ये हो रहा है। तो जहां पे भी कहीं ना कहीं यही था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि भाई यहां पे मुस्लिम्स का फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता, इस तरह से मिसगाइड किया गया। फिर भी बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी ने प्रेफर किया कि वो इंडिया में ही रहेंगे। तो हमने सेक्युलर स्ट्रक्चर लिया। कैसा स्ट्रक्चर लिया बच्चों, हमने सेक्युलर स्ट्रक्चर। हमारे यहाँ पे मुस्लिम प्रेसिडेंट भी हुए, हाँ टेंशन होती है, इश्यूज होते हैं, बट यहां पर सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटली कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से गारंटीड है बच्चों। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज को गारंटी किया हुआ है। श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, तो कंडीशन डेवलप हुई वहां पे सिविल वॉर की। अब हम बात करते हैं लेकिन बेल्जियम अडॉप्टेड अ डिफरेंट रूट। बेल्जियम ने अपना अलग रास्ता चुना, द अकोमोडेशन। ठीक है, डेमोक्रेसी का बच्चों बहुत बड़ा फीचर क्या है, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, कि अलग अलग ग्रुप्स को यहां पे अकोमोडेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। ये एक ऐसा फीचर है जो लैक करता है डिक्टेटरशिप में, मोनार्की जो होती है। जैसे आपने लास्ट ईयर नाजिज्म का पढ़ा होगा, डिक्टेटरशिप में अंडर रूल ऑफ हिटलर सिर्फ आर्यन कम्युनिटी को प्रमोट किया गया, बाकी कम्युनिटीज का एथनिक मैसेकियर किया गया। एथनिक, अभी अपन ने वर्ड डिस्कस किया था, द मीनिंग ऑफ एथनिक। तो लेकिन बेल्जियम ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया 4 टाइम्स बिटवीन 1970 to 1993. they amended their constitution 4 times। 4 टाइम्स बच्चों इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपना अमेंड किया, चेंज किया। इन्होंने क्या बोला कि नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का नंबर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, अब डच ने ये क्यों माना कि फ्रेंच और डच का इक्वल रहेगा? डच का तो 59% है पॉपुलेशन, और फ्रेंच का कितना है, 40% है। तो डच पीपल व्हाई दे एग्रीड ऑन दिस थिंग? बाय चांस आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि भाई ये जो कहा गया कि नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो है वो इक्वल होगा, तो व्हाई डच एग्रीड टू दिस थिंग? कि बिकॉज ब्रुसेल्स में जहां पे 80%, ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच पीपल हैं और 20% डच, अभी अपन ने देखा, बोथ द कम्युनिटीज है इक्वल रिप्रेजेंटेशन। दोनों ने एग्री किया, भाई लड़ने से कोई मतलब है नहीं, कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होगा। तो डच ने एग्री किया, दो डच 59%, फ्रेंच 40%, कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल करेंगे ऑन द कंडीशन कि फ्रेंच ने भी ये माना, उन्होंने भी इस बात को एग्री किया कि जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, जहां पे 80% फ्रेंच है और 20% ही डच है, लेकिन वहां पे दोनों कम्युनिटीज को क्या दिया जाएगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। Many powers of the central government have been given to the state government of the 2 regions of the country। ठीक है, कौन कौन से 2 रीजन्स? एक तो फ्लेमिश, दूसरा कौन सा हो गया, वेल नोन रीजन। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट।
यानी ये एक और गवर्नमेंट बनाएगी, अपने अपने एरियाज का वो डेवलपमेंट करें, अच्छे से डेवलपमेंट करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्रेंच कम्युनिटी का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, तो जो फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज था उनका भी ऑब्वियसली बात है ज्यादा डेवलपमेंट हो गया। तो यहाँ पे काफी सारी पावर्स दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, किसको बच्चों, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दे वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, और ये बोला गया, ये इस तरह से प्रोविजंस किए गए कि वो अपने अपने एरिया का डेवलपमेंट करे। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, कि जब आप फेडरलिज्म चैप्टर करेंगे उसमें दो टाइप का फेडरेशन आएगा, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर इज प्योर फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, जबकि होल्डिंग टुगेदर जिसका एग्जांपल है इंडिया, ये क्वासी फेडरल है, क्वासी मतलब हाफ फेडरल है, पर होल्डिंग टुगेदर में एग्जांपल है बच्चों इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। ये अच्छे से ध्यान रख लेना, यहां पे इस लाइन से कंफ्यूज मत हो जाना कि उसमें आगे आ जाए कि भाई स्टेट गवर्नमेंट दे आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आप बेल्जियम को कमिंग टुगेदर में डाल दो, नहीं। बेल्जियम किसका एग्जांपल है, बेल्जियम इज द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड काइंड की गवर्नमेंट हुई, दैट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट हुई बच्चों, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये तीनों, फ्रेंच की अलग, डच की अलग, जर्मन की अलग, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम था टू लुक आफ्टर द एजुकेशनल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक मैटर्स। क्या काम था बच्चों इसका, कम्युनिटी गवर्नमेंट का, कौन कौन से मैटर्स को देखना, एजुकेशनल, कल्चर, ये आ जाता है बच्चों कई बार, इंपॉर्टेंट है। जो ये गवर्नमेंट बनाई गई कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसका वर्क था टू लुक आफ्टर द एजुकेशनल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इश्यूज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। जो अलग अलग ग्रुप्स थे उनके लिंग्विस्टिक मैटर्स को देखना, उनके मतलब एजुकेशनल मैटर्स को देखना, कल्चरल मैटर्स को देखना। इसका रिजल्ट यह हुआ बच्चों कि जब यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन किया गया, यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा आपने, ईयू, इन शॉर्ट बोलते हैं इसको ईयू। जब इसका यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन किया गया, तो अभी तो ब्रिटेन इसका पार्ट नहीं है, ब्रेक्सिट हुआ था, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया, पहले ब्रिटेन भी इसका पार्ट था, बड़े नेशंस, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े बड़े नेशंस, इटली जैसे बड़े बड़े नेशंस। लेकिन सिंस बेल्जियम सेट एन एग्जांपल हाउ पावर कैन बी शेयर्ड बिटवीन द डाइवर्स ग्रुप्स, क्योंकि बेल्जियम ने एग्जांपल सेट किया कैसे पावर को शेयर कर सकते हैं अलग अलग ग्रुप्स के साथ। तो जब यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन किया गया बच्चों, तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया ब्रुसेल्स। किसको बनाया गया बच्चों, ब्रुसेल्स, क्योंकि ये देखो दो जो वर्ल्ड वॉर होते हैं आपके 1914 टू 1918 फर्स्ट, 1939 टू 1945 सेकंड, दोनों के दोनों देखा जाए तो मेनली यूरोप के लैंड पे ही लड़े गए हैं, ठीक है। पहले वाले में अलाइड पावर्स, सेंट्रल पावर्स, अलाइड आपको पता है ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, फिर यूएसए आता है। सेंट्रल पावर्स उसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑस्ट्रियन एम्पायर का पार्ट था हंगरी, टर्की, ये सारे मोस्टली यूरोपियन नेशंस। सेकंड वर्ल्ड वॉर अगेन अलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, अब यूएसएसआर हो चुका था, फिर यूएसएस आता है बाद में, ठीक है। उधर जर्मनी, इटली, फिर एक जापान था एशिया का। तो मोस्टली यूरोप की जमीन पे लड़े गए, तो यूरोप में बड़ा पावर सेंटर ही शिफ्ट हो गया यूरोप का। ब्रिटेन से कहां पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, यूएसएसआर एक सुपर पावर बना, बाद में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 के अंदर, ठीक है। तो यूएसए शिफ्ट हो गया, तो यूरोपियंस को समझ में आया कि लड़ने से, ठीक है, हो सकता है शॉर्ट टर्म के गेन्स हो जाए, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं होता है, तो इन्होंने यूरोपियन यूनियन बना दी, ठीक है। अब यूरोप पूरा एक है, मतलब एक तरह से मोस्ट ऑफ द नेशंस अराउंड 28 के अराउंड होंगे, जो भी है, दे आर द पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हाँ, यहां पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि सिंस बेल्जियम सेट एन एग्जांपल, इसने एग्जांपल सेट किया, वरना पहले यूरोप में हुए हैं बच्चों, हिटलर का आपने पढ़ा है, लास्ट ईयर मिलोसेविच का पढ़ा था आपने, यूगोस्लाविया, इस वजह से यूगोस्लाविया भी डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो इसने एग्जांपल सेट किया हाउ पावर कैन बी शेयर्ड बिटवीन द डाइवर्स कम्युनिटीज। इससे जब यूरोपियन यूनियन बनाएगा तो इसका हेडक्वार्टर रखा गया ब्रुसेल्स को। ब्रुसेल्स वाज चोजन एज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं अपन इसमें नेक्स्ट में, इस पावर शेयरिंग डिजायरेबल, क्या पावर शेयरिंग होना चाहिए? दो रीजन है, प्रुडेंशियल एंड मॉरल। फर्स्ट प्रुडेंशियल है, सेकंड मॉरल। वैसे तो ऐसा आता नहीं है कभी, ठीक है, कि फर्स्ट रीजन कौन सा एक्सप्लेन कर दीजिए, आएगा तो उस तरह से आएगा कि प्रुडेंशियल बता दीजिए, मॉरल बता दीजिए, दोनों बताइए इस तरह से। तो पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, ठीक है। देखो अब अपन स्टार्ट में डिस्कस किए थे कि ऐसा क्यों होता है कि कोई गवर्नमेंट पावर शेयर नहीं करती, मेजोरिटेरियन मेजर्स लेती है। क्यों ऐसा वो इसलिए कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि हमें मेजोरिटी कम्युनिटी के वोट मिल जाएंगे। हाँ, हो सकता है ऐसा,
कि मेजोरिटी कम्युनिटी के वोट मिल जाए, दे फॉर्म द गवर्नमेंट। बट अब देखो समझना इस बात को, इट इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? ये कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। इसको समझना बच्चों एक बार थोड़ा सा ना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रूडेंशियल रीजन में थोड़ी दिक्कत आती है। प्रूडेंशियल जो वर्ड है वो निकला है वर्ड प्रूडेंस से। कहां से निकला है? प्रूडेंस, समथिंग स्मार्ट डिसीजन, वाइज डिसीजन। अब स्मार्ट डिसीजन कैसे होगा? जब पूरा कैलकुलेट किया जाएगा गेन्स एंड लॉसेस। ठीक है, देखो क्यों गवर्नमेंट बना रही है मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए प्रेफरेंशियल पॉलिसीज? इन ऑर्डर टू गेट द वोट्स ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। हाँ, एक बार हो सकता है वो गवर्नमेंट बना ले, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत परेशान है, मान लीजिए। तो उनको तो कुछ भी नहीं है उनके। एक तो माइनॉरिटी कम्युनिटी कभी अब वोट करेगी नहीं आपको, दूसरा परेशान हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुए श्रीलंका के अंदर, बार बार कैपिटल के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, ठीक है, श्रीलंका के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो अब इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? मेजोरिटी कम्युनिटी के ऊपर। उनके भी जॉब्स के चांसेस, बिजनेस के चांसेस धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। टूरिस्ट कंट्री है श्रीलंका, वहां पे मतलब अच्छा टूरिज्म है, पर इस तरह से अगर वायलेंस है वहां पे तो टूरिस्ट भी जाना बंद कर देंगे। तो इफेक्ट कौन होगी? मेजोरिटी कम्युनिटी। तो माइनॉरिटी तो आपको पहले ही वोट देना बंद कर चुकी थी, थोड़े टाइम बाद मेजोरिटी कम्युनिटी भी आपको वोट देना बंद कर देगी, क्योंकि अब उनके पास भी जॉब्स नहीं है, वो भी परेशान हो रहे हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, एक 74% है, एक 18% है, बॉम्ब ब्लास्ट होगा तो किनके लोग ज्यादा नंबर में मतलब मारे जाएंगे? विच कम्युनिटी, मतलब कौन सी कम्युनिटी टारगेट पे है? 74% वाली। तो वो भी किसको अल्टीमेटली दे विल ऑल्सो हेल्प द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडीशन। एक बार को वो वोट कर देंगे, ठीक है, एक बार कर दिया वोट, चलो ठीक है, उनको लगा कि हमारे फेवर की पॉलिसीज है। लेकिन जब कंट्री में स्टेबिलिटी है, ठीक है, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर। बार बार गवर्नमेंट अगर आती है तो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज बना सकते हैं। लेकिन अगर कंट्री में इंस्टेबिलिटी है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जॉब्स नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो वो भी मेजोरिटी कम्युनिटी ही इफेक्ट हो रही है, तो धीरे धीरे वोट करना क्या कर देगी? बंद कर देगी। यानी एक बार तो आ सकते हो पावर में, बार बार नहीं आ सकते पावर के अंदर, ठीक है। इसी लॉन्ग रन में पावर में बने रहना है। अगर कंट्री की इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, कंट्री की यूनिटी के ऊपर ही थ्रेट होने लग जाएगा। तो जब ऐसा होगा, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा इटली के अंदर मुसोलिनी था लास्ट ईयर जब आया था, जर्मनी इटली जापान, पहले बड़ा पॉपुलर था, फासिज्म उसकी पॉलिसी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? पब्लिक उसके ही एक तरह से अगेंस्ट में हो गई। तो यहां पे भी ऐसा ही है, ठीक है, कि गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, बार बार गवर्नमेंट बना सकते हैं। अब माइनॉरिटीज के साथ भी पावर शेयर करो, मेजोरिटी कम्युनिटी के साथ भी, मेजोरिटी कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, माइनॉरिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो अगेन एंड अगेन दे विल वोट दैट पार्टी टू द पावर, क्योंकि कंट्री को अच्छे चला रहे हैं, स्टेबिलिटी है, कंट्री ग्रोथ कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरा है मॉरल रीजन, ठीक है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। देखो फर्स्ट फंडामेंटल राइट आपको बताया कौन सा है इंडिया में? राइट टू इक्वलिटी। डेमोक्रेसी दो वर्ड से बनाए, डेमोस एंड क्रेटिस, डेमोस एंड क्रेटिस, ठीक है। डेमोस मतलब पीपल, क्रेटिस मतलब रूल और पावर। डेमोस का मीनिंग आपको पता है पीपल, क्रेटिस का मीनिंग क्या है? रूल और पावर। तो ऑल द सिटीजन्स इन डेमोक्रेसी दे आर इक्वल, सबके इक्वल राइट्स है, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी के बीच में। तो अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। यहां पे सबका एक राइट है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे भी सबका राइट है। तो कोई डिसीजन ऐसे नहीं बनाया जा सकता है कि सिर्फ मेजोरिटी कम्युनिटी को फेवर करने वाला हो, ठीक है। अभी डिस्कस किया था, एक लाइन याद रख लेना, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटी नॉट ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं है, डेमोक्रेसी किसका रूल है? मेजोरिटी का, ठीक है। जहां पे ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेजोरिटी कम्युनिटी के लिए है। इनफैक्ट अगर हम देखें, अगर मॉरलिटी की हम बात करें, एक पेरेंट के दो किड्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरा वीक है, इस तरह से, तो देखा तो रिसोर्सेज ज्यादा किसके ऊपर लगाएंगे? जो थोड़ा सा वीकर है, ताकि उसको भी राइट मिल सके। तो यहां पर मेजोरिटी कम्युनिटी की ड्यूटी बनती है कि वो पावर शेयर करे किसके साथ? विद द माइनॉरिटी कम्युनिटी। गवर्नमेंट की तो है ही, ठीक है, मेजोरिटी को भी ये फीलिंग होनी चाहिए कि सारे एक कंट्री के सिटीजन का मतलब है कि सारे कैसे हैं? इक्वल। अमेरिका क्यों उतना बढ़ गया? क्योंकि इसने अलग अलग नेशंस के लोगों को वहां पे इक्वल राइट्स दिए, चांसेस दिए उनको। तो आज गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट का इंडियन सत्य नाडेला, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज मिली, सबने वहां पे टैलेंट दिखाया अपना,
आप गल्फ के अंदर जाएंगे, भले इस्लामिक स्टेट्स है, लेकिन आप देखेंगे वहां पे बहुत सारे नंबर में कौन वर्क करें? इंडियंस। दे आर वर्किंग, हिंदू या अलग अलग रिलीजन के लोग, दे आर वर्किंग ओवर देयर। तो मॉरल रीजन क्या बोलता है? हर किसी को इक्वल राइट्स हैं। इट इज द इक्वलिटी तो है बच्चों। डेमोक्रेसी मेन क्या है? इक्वलिटी। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, 3 तरह की इक्वलिटी है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू पॉलिटिकल, ठीक है। सोशल इक्वलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स। फिर इकोनॉमिक इक्वलिटी की भी बात होती है कि सबको इकोनॉमिक चांस मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये 2 रीजन आ जाते हैं। ये अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां देखे क्वेश्चन। एथनिक क्या है? सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप, ठीक है, दे फील दैट दे हैव द कॉमन डिसेंट because of the similarities of physical type or culture or of both. They might need not have the same religion or nationality. फिर ethnic composition of Belgium, ethnic composition of Sri Lanka, majoritarian measures adopted by Sri Lanka, 1956 का एक्ट है, ठीक है। उसमें they disregarded the Tamil language and Sinhala was recognized as the only official language. सिंहला को रिकॉग्नाइज किया एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ये हमने इसके अंदर देखा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे जो बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम सेट एन एग्जांपल हाउ पावर कैन बी शेयर्ड। 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया 1917 टू 1993। नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इक्वल सेंट्रल गवर्नमेंट में। और डच ने इसलिए माना क्योंकि फ्रेंच ने माना कि जो ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट है जहां पे 80% फ्रेंच है, वहां पे दोनों की दोनों कम्युनिटीज को क्या मिलेगा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन। स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई, पावर्स दे वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। कम्युनिटी गवर्नमेंट, हर लैंग्वेज की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट है बच्चों, ठीक है। और वो कौन से मैटर्स देखती थी? कल्चरल, एजुकेशनल एंड लिंग्विस्टिक मैटर्स, ठीक है बच्चों। तो फिर नेक्स्ट ये वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल, 2 रीजन, फर्स्ट प्रूडेंशियल, सेकंड मोरल। पीएम, ठीक है, फर्स्ट प्रूडेंशियल, सेकंड मोरल। प्रूडेंशियल बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, ठीक है। पावर शेयरिंग इंश्योर करती है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर लॉन्ग टर्म में। और अगर भाई देखो, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी विल अल्टीमेटली रूइन द नेशन, ठीक है। एक बार लग सकता है मेजॉरिटी को, लेकिन अल्टीमेटली इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन, ठीक है। तो दूसरा कौन सा है? मॉरल रीजन, मॉरलिटी, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सबको इक्वल, सब कैसे है बच्चों? सबको कैसे ट्रीट करना है? इक्वल करना है। एवरीवन इन द कंट्री जो इफेक्ट हो रहे हैं डिसीजन से, तो उनको राइट भी होना चाहिए। डेमोक्रेसी क्या है? पीपल्स रूल, पीपल्स पावर, डेमोस एंड क्रेटिस। तो जो इफेक्ट हो रहे हैं डिसीजन से, उनको राइट भी होना चाहिए। दे शुड ऑल्सो हैव अ राइट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब बच्चों ये अलग अलग टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग है, ये इसका अलग क्वेश्चन आता है। डिफरेंट ऑर्गन्स, ये आपने लास्ट ईयर बच्चों उसके अंदर पढ़ा होगा, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हो गए। लेजिस्लेचर का काम है टू लेजिस्लेट, यानी कि टू मेक लॉज, लॉ बनाने का काम है पार्लियामेंट का, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज। एग्जीक्यूटिव का काम है टू एग्जीक्यूट, यानी इनको क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लाइक मिनिस्टर्स, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आईएएस वगैरह, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ एग्जीक्यूटिव। एंड जुडिशरी, जुडिशरी का काम है जुडिशियल रिव्यू। सो व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? आप जब कोई मूवी देख के आते हैं तो आप उसका रिव्यू देते हैं, जैसे कैसी है, क्या है। तो इंडिया में भी जैसे यहां पर या जहां पे भी है कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इट इज द सुप्रीम लॉ बुक ऑफ द कंट्री। क्या है बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम लॉ बुक ऑफ द कंट्री। कंट्री के अंदर जो भी लॉ बनाए जाएंगे, दे शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है? ये काम है जुडिशरी का। जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट देखता है इसको, ठीक है, कि जो लॉ बनाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। नहीं है तो यानी कि टू चेक द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। और अगर नहीं है लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन द लॉ, वो उस लॉ को रोक सकती है, रिजेक्ट कर सकती है उसको, ठीक है। सो दे वर्क, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या सिस्टम है बच्चों? सिस्टम ऑफ चेक्स
एंड बैलेंसेस। अरे नहीं तो बच्चों लीडर्स हो सकता है ना डिक्टेटर की तरह बिहेव करने लग जाए, तो एक तरह से चेक एक दूसरे को कर रहे हैं और इसलिए एक बैलेंस मेंटेन्ड है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये एक वर्ड इधर अपन ने लिख दिया है, वैसे एक लाइन में लिखते हैं इसको एक तरह से, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या हो जाएगा बच्चों, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फिर अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों इसमें, ठीक है। टीयर्स यानी कि सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, फिर स्टेट गवर्नमेंट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, फिर इंडिया में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट भी है, दैट इज द लोकल गवर्नमेंट। ये अपन बच्चों डिटेल में देखेंगे, अपन जब सेकंड चैप्टर करेंगे इसका फेडरलिज्म, तब इसको अपन डिटेल में उसको अपन स्टडी करेंगे, ठीक है, अच्छे से अपन इसको पूरा देखेंगे। इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फिर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है, मूवमेंट ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इधर है प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स की अगर अपन बात करें तो जैसे एससीज, एसटीज, ओबीसीज, जिनको रिजर्वेशन दिया गया, मींस दे आल्सो गेट, 8th क्लास में पढ़ा होगा मार्जिनलाइजेशन, मतलब मार्जिनलाइज कम्युनिटीज क्यों हुई, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू यूज द रिसोर्सेस। 9th में आपने पढ़ा होगा सोशल एक्सक्लूजन, इट इज बोथ अ कॉज एंड रिजल्ट ऑफ पॉवर्टी। तो मार्जिनलाइज ग्रुप्स क्रिएट हो गए, ठीक है, जो डेवलपमेंट के रेस में पीछे रह गए। पढ़ा था ना बच्चों लास्ट ईयर, पूरेस्ट ऑफ द पूरे ग्रुप कौन से थे, सोशल बेसिस पे, एससीज, एसटीज। नेशनल पॉवर्टी रेशियो था 21.9%, यानी कि इक्विवेलेंट टू 22%, लेकिन एससीज के अंदर था 29%, एसटीज के अंदर था 43%, दैट टू आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कंडीशन और खराब थी, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, सो पावर वाज शेयर्ड विद देम, रिजर्वेशन का दिया गया, ठीक है। अभी जैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो वुमेन दे हैव बीन गिवन 1/3 रिजर्वेशन, ठीक है, इन पार्लियामेंट, इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जॉब्स में भी वुमेन के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है एक तरह से, तो बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मार्जिनलाइज ग्रुप्स का एक तरह से फिर आ जाते हैं बच्चों आपके जैसे इसके अंदर ये पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट। कैसी गवर्नमेंट है बच्चों, कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें अभी आपसे पूछे थे सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है, आप मोस्टली बोलेंगे बीजेपी की, लेकिन जो बच्चों एग्जैक्ट वर्ड है वो है बीजेपी लेड एनडीए। कौन सी है, बीजेपी लेड एनडीए का मीनिंग है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, बीजेपी। और बीजेपी पावर शेयर कर रही है विद द स्मॉलर पार्टीज, ठीक है। जैसे बिहार इलेक्शंस में आपने देखा होगा, बीजेपी बड़ी पार्टी है, लेकिन चीफ मिनिस्टर सेकंड पार्टी का है, के हैं नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के। वहां पे चिराग पासवान भी है, उनकी लोक जनशक्ति पार्टी है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर देखेंगे, नेशनल लेवल पे तो बता ही रहा हूं आपको, स्टेट लेवल पे भी बीजेपी मेन पार्टी है। फिर शिवसेना है, शिवसेना वाली है। फिर अजीत पवार जिनके लीडर हैं शिवसेना के, एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम है। फिर अजीत पवार सेकंड डेप्यूटी सीएम है, ठीक है, उनकी पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो इस तरह से कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स, देखो जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं ना बच्चों, इनका इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। कैसा है, दे इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन, ये पावर को सीधा शेयर नहीं करते। देखो पॉलिटिकल पार्टीज तो क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, दे फॉर्म द गवर्नमेंट एंड शेयर द पावर, एंजॉय द पावर। प्रेशर ग्रुप्स का इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स का एक तरह से यूनियन हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है। अब उनकी कुछ डिमांड है, ठीक है, तो अब वो तो लॉ बना नहीं सकते क्योंकि वो पावर में नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रेशराइज। अब सोचिए अगर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले जाएं, तो पूरे स्टेट की, अगर अपन स्टेट की बात करें तो हेल्थ सर्विसेज दे विल बी क्रिपल्ड, दे विल बी पैरालाइज्ड। तो और ऐसा नहीं कि ब्लैकमेल करना है, ऐसा नहीं है, बट डिमांड्स है उनकी, गवर्नमेंट शुड हीड टू देम, गवर्नमेंट को उनकी डिमांड सुननी चाहिए। तो गवर्नमेंट जो भी रीजनेबल डिमांड्स होगी उसको फुलफिल करेगी, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स। फिर आ जाते हैं बच्चों मूवमेंट ग्रुप्स। कई सारे लॉ जैसे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह, दे आर द रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ग्रुप्स, ठीक है।
पहले डॉवरी के अगेंस्ट में लॉ बनाए गए, स्टेट लॉज बनाए गए। तो ये सब किसके वजह से है बच्चों? दे आर द रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ग्रुप्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म के होते हैं, कई बनाए जाते हैं, जैसे ट्राइबल्स को डिस्प्लेस करते हैं डैम बनाने की वजह से, तो उनके लैंड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाए गए, तो दे आर द रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट ग्रुप्स। तो दे आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर शेयरिंग। 5 मार्क्स का बच्चों क्वेश्चन आ सकता है इसका, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको अच्छे से देख लेना है इसको। तो अपन को ये देखना है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो पार्ट हो गए। एक तो सबसे पहले एथनिक वर्ड का मीनिंग, ethnic composition of Belgium, ethnic composition of Sri Lanka, Mediterranean measures in Sri Lanka, accommodation in Belgium, why is power sharing desirable, prudential reason, moral reason, फिर different forms of power sharing. ठीक है बच्चों, now we will go with the questions and answer part. So let's start with the question answer part. First question, which of the following is not a reason for power sharing? कि power sharing का कौन सा reason नहीं है? First, to allow participation from diverse social groups. This is the reason. To ensure efficient decision making process. Again, decision making process में सबका involvement होना चाहिए. Democracy is a government of deliberations and negotiations. तो सबका involvement होना चाहिए, efficient होगा इससे, ये भी है. Fourth, to prevent any single group from holding absolute power. ठीक है, this is also correct. ये reason है. Reason नहीं जो है वो है to promote मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज। मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज को प्रमोट नहीं करना है, रोकना है। सो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका सी। सी वुड बी द आंसर। ठीक है, नॉट अ रीजन फॉर पावर शेयरिंग। सेकेंड, पावर शेयरिंग कैन बी कॉम्प्लेक्स बिकॉज, इसमें बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग नीड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, रिलीजियस बेसिस पे, इंडिया को आप देख लीजिए, तो यहां पे पावर शेयर करना, कीपिंग इन माइंड द एस्पायरेशन, सबकी जो एस्पायरेशंस हैं, डिमांड्स हैं, ठीक है, जो वो सोचते हैं कि हम इस डेमोक्रेटिक सेटअप का पार्ट हैं, तो सबको बैलेंस करना, इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कई बार, इट कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अपन ने डिस्कस किया आज की टाइम में एज सच कोई नेशन ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से होमोजीनियस हो। होमोजीनियस मतलब एक ही तरह के लोग हो, तो इसीलिए पावर शेयरिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग द नीड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। फिर आ जाएगा बच्चों आपका इसमें मेन फैक्टर्स लीडिंग टू द आउटब्रेक एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सिविल वॉर। द लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी सही है। हिस्टोरिकल ग्रीवेंस एंड एथनिक टेंशन सही है। सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज 1, 3 एंड 4 ये नहीं होगा। सेकंड, कंपटीशन फॉर स्केर्स रिसोर्सेज, इस रिसोर्सेज की कहीं ऐसा नहीं है कि स्केर्स है, ऐसा कुछ नहीं है, जो है उनका इक्वल एक्सेस नहीं था, तो इसलिए इसमें कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। व्हाट वर द मेन फैक्टर्स लीडिंग टू आउटब्रेक एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सिविल वॉर इन श्रीलंका। ठीक है, स्केर्स रिसोर्सेज की कहीं ऐसी बात नहीं है। टेरिटरी भी ऐसा नहीं था कि झगड़ा हो, वो बोल रहे थे नॉर्थ और ईस्ट में हमारा एक तरह से होना चाहिए ऑटोनॉमी, ठीक है, तो वो वाला पार्ट था, बाकी किसी एरिया के लड़ के लिए नहीं लड़ रहे थे कि भाई ये तुम्हारा ये हमारा, ऐसा नहीं था। वो बोलते हमारा जो एरिया है तमिल पीपल देवर से, वहां पर जो नॉर्दर्न पार्ट ईस्टर्न पार्ट में कॉन्सेंट्रेट है, वहां पर हमारा एक तरह से क्या होना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए। फिर बच्चों असर्शन रीजन, फर्स्ट ऑप्शन रहता है नॉर्मली इसके अंदर, फिर भी एक बार देखना बच्चों एग्जाम के अंदर, फर्स्ट रहेगा बोथ आर ट्रू assertion and reason, and reason is the correct explanation of assertion. R explains A. Normally यही सीक्वेंस रहता है, पर फिर भी एक बार देख लेना, ऐसा नहीं हो कि जो सेकंड लिखा हुआ है both are true but reason is not the correct explanation of A, ये कि पहले में ना डाल दे। नॉर्मली रहेगा both are true, R explains A, both are true, R does not explain A, is not the correct explanation, फिर A is true, R is false, फिर A is false, R is true, यही रहता है, ऐसा ही आएगा। फिर भी एक बार एग्जाम में और देख लेना, बाकी आएगा आपका ऐसा ही, ठीक है। तो भाई कहीं ऊपर नीचे कोई ऑप्शन इसमें नहीं कर रखा हूं। तो फर्स्ट है मेजोरिटेरियनिज्म अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन बाय नेग्लेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ नेशन, ये असर्शन सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमने पढ़ा था प्रूडेंशियल रीजन, जब हम पढ़ा थे क्यों पावर शेयर करनी चाहिए, tyranny of the majority community, it might undermine the unity of the nation, सही है। Tyranny often leads to social conflict, आ गया tyranny of the major community,
ऑफन यूज्ड टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए एज पर दिस ए। ठीक है, पावर शेयरिंग इज गुड, सही बात है, होना चाहिए, पूरा चैप्टर ही है पावर शेयरिंग करनी चाहिए, पूरे चैप्टर में हमने यही डिस्कस किया। इट हेल्प्स टू रिड्यूस, क्यों अच्छी है? टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, सही बात है। आर बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, अगेन ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, नॉर्मली आपका ऐसा ही रहेगा, जहां पे दोनों सही रहेंगे तो आर एक्सप्लेन कर रहा होगा ए को, पर कभी कभी नहीं भी हो सकता है। जैसे मेजोरिटी कम्युनिटी इज डोमिनेंट इन अ फ्यू डेमोक्रेटिक स्टेट्स, सही है। डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन, ये भी सही है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको कि क्यों डोमिनेंट है, ये एक्सप्लेन नहीं किया है इन्होंने। सही दोनों है, ये इसका पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस बता रहा है कि डोमिनेंस की वजह से क्या होगा, यूनिटी अंडरमाइन हो सकती है कंट्री की, ये तो ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस है। पर आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि वाई द कम्युनिटी इज डोमिनेंट न्यूमेरिकली, या ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपका हो जाएगा बोथ आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक बार फिर से अपन पीछे चलते हैं, जो आपका इसमें बी वाला ऑप्शन था, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हमने जो पहले के दो देखे, दोनों के अंदर ए आ रहा था, मैंने आपसे यही कहा कि नॉर्मली होता है आर एक्सप्लेन कर रहा होगा ए को, बट कभी कभी ऐसा भी आएगा। इसीलिए थोड़ा हमारी स्टडी जब पढ़ेंगे आप, ये असर्शन रीजन के क्वेश्चन है ना बच्चों, ये यहां पे थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। नॉर्मली मैं बताऊं, देखो अगर आ गया एक सही है गलत है तो आपको परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ दिख रहा है कि यार ये एक सही है गलत है, उसमें तो असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो उसके हिसाब से आप सी मार्क कर लेंगे। असर्शन गलत है, रीजन सही है, तो आप डी मार्क कर लेंगे। थोड़ा रहेगा ना बच्चों, जहां दोनों सही होंगे वहां पर अपन को थोड़ा सा अपने को सोचना है कि डोमिनेंस सही है, अंडरमाइन करता है, बट क्यों डोमिनेंट है इसको थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका बी। फिर द डिस्टेंस बिटवीन श्रीलंका एंड तमिल कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, सही है। और डिस्टेंस क्यों हुआ? क्योंकि 1956 का जो एक्ट था, इट रिकॉग्नाइज सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, फिर से सही है। बोथ दोनों क्या है बच्चों, सही है। और आर क्या कर रहा है, आर एक्सप्लेन कर रहा है किसको, ए को। द 1956 एक्ट रिकॉग्नाइज सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, ये अपन ने पढ़ा था। और इसीलिए क्या हो गया, डिस्ट्रस्ट हो गया एंड वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, वही जो बार बार हम वर्ड यूज किए हैं, दैट इज सिविल वॉर। फिर आ गया आपका मैच द फॉलोइंग। ये बच्चों सिंपल होता है, मैच द फॉलोइंग अगर आपको चैप्टर पढ़ा हुआ है, नॉर्मली आपको इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। कैपिटल सिटी विथ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ब्रुसेल्स, यानी फर्स्ट का 2, ए और डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट का 2 बी और सी के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, 2 एफ एक साथ नहीं आएंगे। अगर फ्रेंच स्पीकिंग है तो रीजन होगा वैलून, अगर रीजन फ्लेमिश है तो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो जाएगी डच। 2 एफ बच्चों, रिमेंबर दिस थिंग, 2 एफ दे वोंट कम टूगेदर, एक साथ नहीं आएंगे। तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, रीजन वैल्यून, सेकंड का 4, ये बच्चों ऑप्शन सी। और भी देख लेते हैं, डच स्पीकिंग कम्युनिटी, फ्लेमिश रीजन, कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, तमिल कम्युनिटी। ठीक है, ये वाला हो गया आपका करेक्ट, इसमें सी। फिर अगेन मैच द रिजल्ट ऑफ इंपोजिशन इन सिंहला सुप्रीमेसी, सिविल वॉर, फर्स्ट का 3, एक ही ऑप्शन है, चलो एक ही है, मैच कर लेना, लेकिन फिर भी मैच कर लेते हैं, बाकी तो एक ही है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, चेक्स एंड बैलेंसेस, सेकंड का 2, रिप्रेजेंटेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, थर्ड का 1, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फोर्थ का फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, जो आपका सेकंड चैप्टर है। ये बच्चों ये जो है ना मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए रिप्रेजेंटेशन, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि इंडिया के अंदर आउट ऑफ 543 सीट्स इन लोकसभा, ठीक है, कितनी रिजर्व्ड है एससीज के लिए 84, एसटीज के लिए 47। चलो थोड़ा सा यहां पे जब ये करते हो ना बच्चों, एसएसटी पढ़ोगे तो कई सारी चीजें लिंक रहेंगी, और हमको जब एक चीज कहीं पे आ रही है तो माइंड में अपन को दूसरी चीज को उससे लिंक करना है, तो अपन कहते हैं ना कई बार चीजें याद नहीं रहती हमें,
वो प्रॉब्लम इससे आपकी सॉल्व हो जाएगी। देखो, नेशनलिज्म इंडिया की लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्यों? क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक कांग्रेस दलित की डिमांड को रेस नहीं की थी, क्योंकि फियर था कि इट माइट ऑफेंड सनातनी, जैसे आपके लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, उन्होंने डिमांड उठाई कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। महात्मा गांधी ने हरिजन वर्ड दिया इनको, दोनों ने टेंपल एंट्री मूवमेंट वगैरह भी चलाए। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 3 बार टेंपल एंट्री मूवमेंट लाए थे। इस तरह से इधर भी आपका है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया कि टेंपल्स में एंट्री मिले, ठीक है। ये चल रहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई। देखो, ये चीजें इस तरह से आती हैं कि क्या क्या हुआ था, फटाफट अपन ने देख लिया, एक बार रिवाइज कर लिया उस चीज को, तो वहां पे अपन को ध्यान रहेगी। अब क्लैश किस बात का था? बिटवीन फादर ऑफ द नेशन एंड फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अंबेडकर। क्या क्लैश था कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर डिमांड कर रहे थे कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। महात्मा गांधी इस बात के लिए एग्री नहीं हुए। इससे लगता था कि दलित, उनको क्योंकि लगा कि इससे दलित का जो इंटीग्रेशन है मेन सोसाइटी में वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने फास्ट किया, फास्ट इनटू दैट। फिर साइन हुआ पूना पैक्ट। क्या साइन हुआ था बच्चों? पूना पैक्ट, सितंबर 1932 के अंदर। उसमें महात्मा गांधी ने एग्री किया फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स। बी आर अंबेडकर ने थोड़ी अपनी डिमांड छोड़ी कि चलो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, रिजर्वेशन ऑफ सीट। और महात्मा गांधी का एग्री किया कि हाँ, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, जैसे अभी 84 एससीज के लिए, 47 एसटीज के लिए। यहां पे बच्चों 1 मिनट का अपन ये देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस था दोनों के बीच में। देखो, बीइंग एन इंडियन सिटीजन, कि कौन सा राइट आपके पास है जो फॉरेनर के पास नहीं है? सबसे मेन है वोटिंग राइट। कौन सा है बच्चों? वोटिंग राइट। आप अपनी सरकार खुद चुन सकते हैं। यू कैन इलेक्ट योर रिप्रेजेंटेटिव्स, योर गवर्नमेंट, ठीक है। तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का भी जो कॉन्सेप्ट है जिसमें एग्री हुए, उसमें ऐसा है कि जो सीट मान लीजिए किसी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, एससी कैटेगरी के लिए, तो उसमें जो कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, चाहे वो पार्टी कैंडिडेट है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, कोई भी है, वो होगा एससी कैटेगरी का। लेकिन जो वोटिंग पैटर्न होगा वो होगा जनरल इलेक्टोरेट। कैसा होगा? जनरल इलेक्टोरेट, सबके पास वोटिंग राइट रहेगा। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था कि वोटिंग भी सिर्फ उस पर्टिकुलर कैटेगरी के पास ही रहेगी जिससे महात्मा गांधी एग्री नहीं कर रहे थे, ठीक है बच्चों। सो इसका ऑप्शन हो गया आपका 4। बच्चों इस तरह से क्या ना, बीच में कोई चीज कहीं पे आती है, अपन लिंक करते चलेंगे तो आपके सारे चैप्टर्स बार बार वो पॉइंट्स आपके कवर होंगे, तो अच्छे से आपके दिमाग में वो चीज फिट बैठ जाएगी, अच्छे से आपको वो चीज हमेशा ध्यान रहेगी। Which of the following was the primary objective of Belgium to form the separate government in Brussels? Ensuring linguistic accommodation। वही चल रहा है, लैंग्वेज के बेसिस पे था, ठीक है। फिर उसके बाद what role do checks and balances play? Checks and balances, that is the horizontal distribution of power, that is the separation of power। क्या प्ले करता है? most suitable option to create a separation of powers, टू प्रिवेंट फ्रॉम अथॉरिटेरियनिज्म। कई बार बच्चों देखो, सेपरेशन है पावर्स का, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अपने डिस्कस किया। तो कई बार इलेक्टेड लीडर्स भी डिक्टेटर्स हो सकते हैं, बहुत पॉपुलर लीडर्स भी। और इसका एग्जांपल, इफ यू पीपल रिमेंबर लास्ट ईयर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी में आपने पढ़ा था, रॉबर्ट मुगाबे बहुत ही पॉपुलर लीडर थे जिम्बाब्वे के, लेकिन उनको भी क्या गलतफहमी हो गई, मिसकंसेप्शन हो गया दैट आई एम द रूलर फॉर द लाइफ टाइम। तो इसलिए डेमोक्रेसी में नेसेसरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स। रेगुलर इंटरवल्स पे होने चाहिए। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी की टेस्ट कभी खत्म ही नहीं होती, इलेक्शन पे इलेक्शन, इलेक्शन पे इलेक्शन। लास्ट ईयर 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन, फिर थोड़े से टाइम के बाद हरियाणा के इलेक्शंस आ गए, फिर आ गए आपके महाराष्ट्र के इलेक्शंस, फिर दिल्ली के इलेक्शंस आ गए, फिर बिहार के, मतलब चलता ही रहता है कंटिन्यूअस ये प्रोसेस, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टू एंश्योर, ये तो है ही नहीं। ओके बच्चों, choose the correct option। Belgian leaders took a different path, they recognized the existence of regional differences and cultural diversities। accommodation in Belgium में दे रखा है आपका ये वाला इसका। explain the main reason for alienation of Tamils। 1956 act recognizing Sinhala as the only official language। why is power sharing desirable? 2 reason है, prudential and moral reason। prudential reason based on the calculation of gains and losses, ठीक है। फिर moral की हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि हम पार्ट हैं इसके डेमोक्रेटिक सेटअप के, तो हमारा भी पूरा राइट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। वी शुड ऑल्सो हैव अ वर्ड, हमसे भी कंसल्ट करना चाहिए।
तो desire because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. Why there is a need to give space to diverse social groups in the administration of a democratic country. फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इसके लिए एंड इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग. दिस फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग among all citizens, promotes social cohesion and prevents marginalization or alienation, ultimately strengthening the democracy. अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखने हैं बच्चों ताकि एग्जाम में लोग चेक कर दी, हाँ आता है, ठीक है, वर्ड्स है, आता है, इसको बच्चे को आता है, मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी. सीबीएसई 2020 का आपका क्वेश्चन है. गॉट इट. वन मेथड ऑफ पावर शेयरिंग बेल्जियम. कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, इसमें ये बताया बहुत है. नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स इक्वल किए सेंट्रल गवर्नमेंट में. स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर दी गई, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने अपने एरियाज को अच्छे से मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, वैल्यून रीजन, फ्लेमिश रीजन. उसके बाद जो ब्रुसेल्स की गवर्नमेंट थी वहां पे डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स इक्वल किए गए और कॉन्सेप्ट आया कम्युनिटी गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट. बताइए, तीन चीजें थी बच्चों. लैंग्वेज तो हो गई, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड एजुकेशनल. कल्चरल एजुकेशन ध्यान नहीं, लैंग्वेज तो ध्यान रह गई, लैंग्वेज की बेसिस पे ये कम्युनिटी गवर्नमेंट. तो कल्चरल एजुकेशन से ध्यान रखना. फिफ्थ फंडामेंटल राइट है बच्चों हमारा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. आर्टिकल 29-30 आपने पढ़ा होगा लास्ट डेमोक्रेटिक राइट्स में, ठीक है. तो फिफ्थ फंडामेंटल राइट आता है कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज. एक्सप्लेन द मेजर रिपरकशन. क्या इफेक्ट हुआ ऑफ पासिंग सेहला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज. सिविल वॉर. क्या हुआ बच्चों? सिविल वॉर. आर्म्ड स्ट्रगल बिटवीन वेरियस ग्रुप्स इन द कंट्री. एलटीटी का फॉर्मेशन हुआ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम. इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग कैन टेक मैनी फॉर्म्स. बहुत सारे हो सकते हैं. डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ा अपन ने, डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ठीक है. कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स, ये पूरा का पूरा है. एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल फॉर अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटीज अभी डिस्कस किया. इक्वल नंबर, स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स में इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये पूरा का पूरा है बच्चों आपका, ठीक है. कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी था, वो भी लिख देना इसके अंदर. हाउ इज द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज. 2019 के अंदर क्वेश्चन आया, कैसे इमर्ज हुआ. हाँ, इन अपोजिशन टू द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटेरियन अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. फिर वही आ गया ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये आ गया ऑर्गन्स का अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है, स्टेट, सेंट्रल, लोकल. फिर वही प्रेशर ग्रुप्स. देखो इस तरह से बच्चों पॉइंट्स में लिखने अपन को आंसर्स, कहीं नहीं जाएंगे, मार्क्स पूरे मिलेंगे. सेंटर में गवर्नमेंट बीजेपी की है, करेक्ट आंसर बीजेपी लेड एनडीए. बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, शेयरिंग पार्टी, पावर विद अदर पार्टीज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, वही कम्युनिटी गवर्नमेंट वगैरह, ठीक है बच्चों. तो बच्चों यहां पे ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, ये वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हुआ. पावर शेयरिंग विद क्वेश्चंस सारे देखे हमने, मल्टीपल चॉइस, असर्शन, रीजन, सब्जेक्टिव कैसे आ सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर अलग अलग चीजें आ सकती हैं. आप इसको देखिएगा अच्छे से. बहुत जल्द हम वापस आपकी पोस्ट करेंगे सेकंड लेक्चर. सेकंड जो चैप्टर है आपका सिविक्स का, फेडरलिज्म, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है वो, तो क्वेश्चंस इन बिटवीन रहेंगे अपने, ताकि साथ के साथ और अच्छे से कवर होते जाए. ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग.